आप सभी का डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी के इस जूम वेबिनार पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनार के ऊपर। संपूर्ण जो पोषण है अनार का, उसको कैसे मैनेज करें, इस बारे में हम अगले 25 मिनट हम चर्चा करेंगे। आपके कुछ भी सवाल रहेंगे तो आप बाद में हाथ उठाकर पूछ सकते हैं या यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि 5 तारीख से लेके और 14 तारीख यानी 5 मार्च से 14 मार्च मेरा राजस्थान दौरा है और उस समय मैं बीकानेर, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, फलोदी, ये सब जो अपने फील्ड है वहाँ पर मेरा भ्रमण रहेगा। तो जो साथी उस समय मिलना चाहते हैं या जो उस समय कार्यशालाएँ रहेगी उसमें भाग लेना चाहते हैं, तो आप उस समय विजय जी जो नंबर आपके पास में है 8390701007, इस नंबर पे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और जो कार्यशाला है उसका स्थान वगैरह पूछ सकते हैं। या फिर आनंद शर्मा जी हैं, आप सभी जानते हैं, बीकानेर के रहने वाले हैं, 9828432959, ये उनका नंबर है जो बाद में यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। उनसे भी आप और पूछ सकते हैं तो आपको ये जानकारी मिलेगी। आज हम बात करते हैं, जो हमारा मुख्य मुद्दा है, अनार के अंदर संपूर्ण पोषण कैसे किया जाए और क्या क्या किया जाए जिससे कि आपको भरपूर फसल मिले। देखिए, ग्रीन अर्थ ने और एक उनका जो ग्रीन अर्थ का जो दृष्टिकोण है और जो भविष्य का दृष्टिकोण लेके जो हम चल रहे हैं, उसके अनुसार हमने कुछ ऐसे कुछ रास्ते ढूंढे हैं जो बहुत ही आसान है, यानी आपके फसल की जो रक्षा है वो करने के लिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत सुरक्षित है। इससे फल बहुत हेल्दी और स्वस्थ बनेंगे तथा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हमने बहुत अच्छी तरह प्लानिंग करके 7 स्टार क्रॉप केयर स्ट्रेटेजी आपको दी है। इस पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। पूरा रिसर्च के आधार के ऊपर हमने 7 स्टार क्रॉप केयर और ये जो स्ट्रेटेजी है वो लाई है, जो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सरल है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत अच्छी और बढ़िया फसल देने वाली, और ये 7 स्टार क्रॉप केयर स्ट्रेटेजी है। वैसे अनार को अगर देखेंगे तो 3 बहार जनरली अनार में ली जाती है, जिसको हम जिसको अम्बे बहार या अंबिया बहार कहते हैं, जो दिसंबर जनवरी में ली जाती है। दूसरी मृग बहार या मुरुग बहार कहते हैं, मई जून में। और एक हस्त बहार है जो अक्टूबर नवंबर में ली जाती है। अभी जो हम ये जो प्रोडक्शन ले रहे हैं, ये और मृग बहार का जो प्रोडक्शन है वो अभी आ रहा है और अभी जो फल वगैरह थोड़े जा रहे हैं। अनार के अंदर अगर हम साल भर की बात करेंगे, जिस साथी का माइक्रोफोन ऑन है वो जरा बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, काफी डिस्टरबेंस हो रहा है। पूरे अगर साल भर की बात करेंगे तो अनार की फसल में साल भर में अगर 4 से 5 साल का पौधा है जो फल दे रहा है, तो अगर उसकी बात करेंगे तो साल भर में लगभग 500 से 600 ग्राम नाइट्रोजन की उसको जरूरत होती है। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, मैं नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है उस प्रोडक्ट का नाम नहीं बता रहा हूँ। अगर यूरिया की बात करेंगे तो यूरिया 1300-1400 ग्राम लगेगा, इसलिए मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। हो सकता है नाइट्रोजन आप किसी भी सोर्स से लाएं, यूरिया से लाएंगे तो 46% है, किसी और तरह से लाएंगे किसी में 19 है, कहीं 24 है, कहीं 1% है, कहीं 2% है, अलग अलग चीज़ों से है। इसलिए मैं जो पोषक तत्वों की बात कर रहा हूँ वो पूरे जो पोषक तत्व है उनकी संख्या बता रहा हूँ, न कि कौन से प्रोडक्ट है उनकी। तो नाइट्रोजन 600 ग्राम के आसपास, यानी 500 से लेके और 600 ग्राम के आसपास पूरे साल भर में एक स्वस्थ पौधे को इतना नाइट्रोजन लगता है। फॉस्फोरस की बात करेंगे तो 250 ग्राम फॉस्फोरस और लगभग 250 ग्राम ही पोटैश की जरूरत पड़ती है।
अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, NPK, इसके बारे में सबको पता है और सारे लोग डालते हैं। जितना बताया गया है उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही डालते होंगे, कम नहीं डालते। लेकिन बहुत एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, महत्वपूर्ण जो भाग है जो हम भूल जाते हैं, वो है द्वितीय दर्जे के जो यानी सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, यानी CMS। इसको हम दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, या तो हम भूल गए हैं या तो सही तरह से सही मात्रा में नहीं डाल रहे हैं। अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे तो एक पौधे को साल भर में कम से कम 125-150 ग्राम कैल्शियम, 15-16 ग्राम मैग्नीशियम और 40-50 ग्राम सल्फर, इतनी आवश्यकता होती है साल भर के अंदर। तो ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, ये बहुत ही दुर्लक्ष्य किया हुआ एक और फर्टिलाइजर है, जिसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट या सेकेंडरी फर्टिलाइजर बोलते हैं। इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस समय हम बेसल डोज डालेंगे उस समय जो केन डेवलपमेंट जिसको कहते हैं कि डाली नहीं बन रही है, पेंसिल के जैसी साइज की डाली बननी चाहिए, तने मजबूत नहीं हो रहे हैं, तो जब तक कैल्शियम प्रॉपर तरीके से अगर जमीन में हम नहीं डालेंगे तो ये पौधा तैयार नहीं होगा और जैसे फल चाहिए वैसे फल नहीं लग पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश के साथ साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की भी अत्यंत आवश्यकता है और ये सालाना इसका जो डोज है वो देना चाहिए। इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो कब दिया जाता है? जिस समय फल वगैरह तोड़ लेते हैं हम और खेत की सफाई वफाई करके कटाई छटाई हो जाती है, उस समय पर यह बेसल डोज दिया जाता है। यानी प्रूनिंग और फ्लावरिंग आने के पहले ये बेसल डोज दिए जाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सही समय पर अगर फर्टिलाइजर का डोज नहीं दिया गया है तो फ्लावरिंग अच्छी नहीं आएगी, और फ्लावरिंग अच्छी नहीं आई तो फ्रूटिंग अच्छी नहीं होगी, और अगर फ्लावरिंग अच्छी हो भी गई, फल लग भी गए, तो फल टिकेंगे नहीं, झड़ जाएंगे, बड़े नहीं होंगे, और जो न्यूट्रिशन उनमें आना चाहिए, जो रंग आना चाहिए, जो स्वाद आना चाहिए, जो साइज बननी चाहिए, वो नहीं बनेगी। आप जितना फर्टिलाइजर देते हैं, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो लगभग 42% नाइट्रोजन पौधा जिस समय प्रूनिंग और ब्लूमिंग होती है उस समय ही ग्रहण कर लेता है। यानी ब्लूमिंग होने के समय या उसके पहले 43.61% यानी लगभग 44% नाइट्रोजन का वो अपटेक कर लेता है, 26.5% फास्फोरस ले लेता है, लगभग 41% और पोटैश पौधा ले लेता है। कैल्शियम की बात करेंगे तो 61% कैल्शियम पौधा उस समय ले लेता है फूल आने के जस्ट पहले, 52% मैग्नीशियम ले लेता है, 54% सल्फर का ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार बोरोन है, जिंक है, मैंगनीज है, कॉपर है, फेरस है, इन सब का लगभग 40 से 50% हिस्सा वो फूल आने के पहले अपने आप में ग्रहण कर लेता है। कई बार हम कहते हैं ना कि पौधे के अंदर में और क्या कहते हैं, इसका जो न्यूट्रिशन है इसका जमाव नहीं हो पाया। अगर ये नहीं हो पाएगा तो पौधा उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं देगा। इसके अलावा अगर 4 साल का पौधा है या 5 साल का पौधा है तो अनार का पौधा जब 5 साल का होता है तो पूर्ण और विकसित पौधा माना जाता है, क्योंकि दूसरे साल से हम फल लेते हैं। तो 40 से 50 किलो बहुत अच्छी प्रकार पकी हुई गोबर की और पत्तों की खाद प्रति पौधा देने की जरूरत है। जब 50 किलो, 40 किलो, 50 किलो प्रति पौधा जब गोबर की खाद देंगे, उस समय आप ध्यान रखेंगे कि गोबर की खाद जो दी आपने उसका जो एनालिसिस कराएंगे, लैब टेस्ट कराएंगे, उसमें जितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश जितना आएगा उतना आप मेन नाइट्रोजन NPK उतना कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने
मैंने कहा कि प्रति पौधा 600 ग्राम नाइट्रोजन देना है, प्रति पौधा 250 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटैश चाहिए। आपने जो खाद बनाई, गोबर की खाद या बकरी की जो खाद आती है वो, या ऊंट की या पत्तों की, इस प्रकार की जो खाद बनाई और उसका आपने टेस्ट रिपोर्ट निकाला, या एक मोटा मोटा हमको पता है कि इस खाद में इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस, इतना पोटैश है, तो मान लीजिए 50 किलो आपने एक पौधे को और खाद डाल दी और उसके अंदर आधा % अगर नाइट्रोजन है, तो आधा % का मतलब हो गया 250 ग्राम नाइट्रोजन उसके अंदर है। तो यहां जो आपको 600 ग्राम नाइट्रोजन देना, मतलब 250 ग्राम तो मिल गया, अब आपको सिर्फ 350 ग्राम देना है। अब 350 ग्राम नाइट्रोजन आप अन्य माध्यम से दे सकते हैं, चाहे वो यूरिया हो सकता है, चाहे अन्य कोई तरीका हो सकता है, उस माध्यम से दे सकते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए उसमें 1% फास्फोरस है, तो आपको उतना फास्फोरस वहां से मिल गया, पोटैश की जितनी जरूरत है उतना पोटैश मिल गया। तो इस प्रकार जो न्यूट्रिएंट उसको प्राइमरी जो फर्टिलाइजर मिल गए, उतना आप बाद में जो भी तरह से फर्टिलाइजर दे रहे हो उतना कम कर सकते हैं। लेकिन ये जो पहला डोज है, जैसा मैंने कहा, खेत की जब हम सफाई करते हैं और जब निराई गुड़ाई जमीन की चल रही है और उस समय कटिंग के पहले, प्रूनिंग के पहले, फूल आने के पहले, ये सारा जो मटेरियल है ये जमीन में जाना चाहिए। केवल इससे नहीं होगा तो जमीन के अंदर, अभी जैसे क्या हो रहा है कि अभी जो हम फल ले रहे हैं वो हम तो अपने सीजन के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन क्या 20 साल, 25 साल, 15 साल पहले जैसा सीजन, जैसा मौसम रहता था, क्या आज वैसा मौसम है? अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो लगातार कोई भी महीना ऐसा नहीं गया जब बारिश नहीं हुई हो। जब बारिश होनी चाहिए थी तब या तो बहुत ज्यादा बारिश हुई या तो बारिश ही नहीं हुई, और जब नहीं होनी चाहिए थी तब लगातार बारिश हुई। अचानक से ठंड बहुत बढ़ गई, अचानक से ठंडी हवाएं चलने लग गई, अचानक से गर्मी बढ़ गई, थोड़ी सी गर्मी बढ़ी, फिर से बारिश हो गई। तो ये जो तनाव आता है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरह का, बायोटिक अबायोटिक जो तनाव आता है, एक तनाव होता है जो प्रकृति की तरफ से आता है, जैसे मौसम का बनना बिगड़ना, ज्यादा बारिश होना, कम बारिश होना, और एक आता है कीट पतंगों के माध्यम से। तो ये दोनों तरह के जो तनाव जो आते हैं, क्योंकि मौसम बदल गया है, तो ऐसे में फर्टिलाइजर के साथ में केवल ऊपर का फर्टिलाइजर पर्याप्त नहीं है। तो जो परिवर्तन मौसम में हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए केवल जो माइक्रोब्स हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, वही बायोटिक अबायोटिक तनाव को झेलने में सक्षम बनाते हैं पौधों को। तो जब भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, गोबर की खाद, पत्तों की खाद इत्यादि जब भी हम बेसल डोज डालेंगे, और उसके साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इन तीनों को बिल्कुल न भूलें, ये डालें। और साथ में मैक गोल्ड, माइक्रोब एक्टिवेटेड कार्बन गोल्ड, इसका 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका महीने में एक बार इसको ड्रिप के द्वारा दें, और 4 से 5 बार पूरे सीजन में देना है। जैसे मैंने बताया, पौधे की कटिंग से लेकर और फल तोड़ने तक जो 4 अवस्थाएं हैं उनको जरा सा ध्यान कर लीजिए आप। प्रूनिंग के पहले, प्री प्रूनिंग और ब्लूमिंग के पहले, यानी प्रूनिंग करने और फूल आने के पहले की स्थिति होती है 60 दिन की, या उसको हम 0 डेज कहते हैं, जिस समय पौधा पूरी ताकत को अंदर इकट्ठा करता है और फूल निकालता है। पूरे आ जाने के बाद में 0 दिन से शुरू करेंगे तो 0 से 60 DAFB, यानी डेज आफ्टर फुल ब्लूमिंग, पूर्ण फूल विकसित होने के बाद के दिन, वो होते हैं 60। इस समय पौधे का जो विकास है वो बहुत कम होता है, लेकिन इस समय जो फल रहता है वो फल इनलार्जमेंट, यानी फल बड़ा होता है। इस समय फल लंबा होता है, फूलता है, अपना एक आकार लेता है। ये 60 दिन में चूंकि पौधा पहले
50-60% न्यूट्रिशन ले चुका है। इस समय न्यूट्रिशन की जो मात्रा है वो कुल मात्रा का 15-20-25% ही पौधा ग्रहण करता है 0 से 60 दिन में। इसके बाद आता है 60 से 120 का डेज आफ्टर फुल ब्लूम, यानी जब से फल पकड़े थे तब से लेके 60 से 120 दिन के बाद में इस समय पौधा भोजन का ग्रहण एकदम कम कर देता है। ध्यान रखिए, 60 से 120 दिन के अंदर उस पीरियड में पौधा बहुत ज्यादा भोजन ग्रहण नहीं करता, क्योंकि टोटल भोजन का 50% पहले ले चुका है और 0 से 60 दिन के अंदर लगभग 20-25% ले चुका है, यानी टोटल भोजन उसको जितना चाहिए उसका लगभग 70-75% ले चुका है वो। इसके बाद में 61 से 120 दिन का जो समय जो मैंने बताया, उस समय पौधा बिल्कुल भी या बहुत कम मात्रा में भोजन ग्रहण करता है। उस समय उसको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है और यह समय होता है जब फ्रूट यानी फल का डेवलपमेंट यानी विकास होता है। इस समय फल बढ़ता है, फल के अंदर दाने बनते हैं, फल की साइज आकार आता है और ये है 60 से 120। इस समय पौधे के अंदर जो वेजिटेशन है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, यानी जो पत्तियों का विकास है वो एकदम रुक जाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि भाई फल तो बहुत लगे हैं, फल अच्छे पकड़े हुए हैं, लेकिन अभी पत्ते तो है जितने थे उतने ही हैं, पत्ते तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, थोड़ी चमक भी नहीं आ रही है, बहुत पौधा उदासीन डल जैसा दिख रहा है। तो 61 से लेके 120 दिन के बीच का जो समय है, उस समय पौधा अपने फलों को विकसित करता है। 120 दिन से 180 दिन ये है मैच्योरिटी पीरियड, यानी क्या, परिपक्वता का समय। इस समय फल जो होता है परिपक्व होता है। परिपक्व होता है यानी क्या होता है, दाने जो आ गए, आप देखेंगे जब हम कच्चा अनार तोड़ते हैं तो दाने तो दिख रहे हैं लेकिन उसमें गुठली दिखती है, सफेद दिखती है, रस नहीं रहता। 120 से 180 दिन के बीच में ये जो दाने बने हुए हैं इसके अंदर रस आएगा, इसके अंदर शुगर की मात्रा बढ़ेगी, दाने बड़े होंगे, फल के ऊपर चमक आएगी, स्वाद आएगा, खुशबू यानी गंध आएगी। जो उसका वास्तविक रंग है वो रंग परिवर्तन करेगा और बचा हुआ जो न्यूट्रिशन है, यानी प्रूनिंग के पहले उसने 50% के आसपास लिया था, 15-20% उसने 0 से 60 दिन में लिया, 60 से 120 दिन में उसने बिल्कुल भी नहीं लिया और 120 से 180 दिन में बचा हुआ जो न्यूट्रिशन है वो ग्रहण करता है। इस समय दो चीजों का सबसे ज्यादा अपटेक करता है, वो है नाइट्रोजन और फास्फोरस। पोटैश भी लेता है लेकिन पोटैश तीसरे नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा फास्फोरस, यानी लगभग टोटल जो फास्फोरस हमने दिया था 250 ग्राम, उसका 47% ये मैच्योरिटी के टाइम में लेता है और जो टोटल नाइट्रोजन हमने दी थी 600-650 ग्राम, उसका 41% इस समय लेता है। और तीसरा जो आता है पोटाश, जो हम कहते हैं कि भाई उसको फुलाने के लिए चाहिए, उसका वजन बढ़ाना है, साइज लानी है, वो लेता है सिर्फ 36%। 36% पोटैश और एक ऑफर डाला, कोई ऑफर है जाएगी नहीं करके दिया गया तो वो नहीं है, नहीं नहीं है। एक ऑफ कर डालते हैं सब भी, तो तुम्हें ऑफ करो। तो ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की जो बड़ी मात्रा 120 से 180 दिन में पौधा लेता है। अब आपने बेसल डोज जो डाला है उसके अंदर में तो बड़ा एक कंपोनेंट डाल दिया है, उसके बाद में समय समय पर जैसे जो वाटर सोल्यूबल इत्यादि देते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं, ये आपको लगातार हर महीने थोड़े थोड़े रूप में देते रहने पड़ेंगे। एक बड़ा अनार के अंदर में अक्सर देखा जाता है कि फल फट जाते हैं,
तो बोरोन की जो एक बड़ी मात्रा है वो बेसल डोज में आवश्यक है, उसके बाद में 60 दिन के बाद में दूसरी आवश्यकता है, और 40% करीब वो 120 से 180 दिन के अंदर में और बोरोन की बड़ी मात्रा दी जाती है, जिससे फलों में तड़कन नहीं आती, फल फटेंगे नहीं, जो ऊपर का जो हिस्सा है वो छिलका जो है बहुत ही स्मूथ रहेगा, नरम रहेगा। अगर वो कड़ा हो जाएगा तो अंदर से जैसे ही दाने बढ़ेंगे ऊपर क्रैक आ जाएगी। इसलिए स्किन का यानी चमड़ी का, अनार के जो ऊपर का छिलका उसका नरम और मुलायम रहना जरूरी है। इसलिए बोरोन उस समय बिल्कुल भी दुर्लक्ष्य न करें। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनका भी अगर आप देखेंगे कि किस मात्रा में लगते हैं तो मैं तुरंत आपको बताना चाहूँगा कि उसमें जो सल्फर की जो अगर मात्रा हम देखते हैं तो सल्फर की जो मात्रा है वो कुछ 15-16 किलो के आसपास, 15-16 सल्फर जो है, कैल्शियम जो है 150 ग्राम जैसे मैंने बताया, मैग्नीशियम 15-16 ग्राम, सल्फर और 40-50 ग्राम के आसपास लगता है। वैसे ही बोरोन जो देंगे तो बोरोन, टोटल बोरोन जो है ना वो 250 ग्राम प्रति एकड़ यानी 1 ग्राम से भी कम प्रति पौधा लगता है। फेरस अगर देखेंगे हम तो 7-8 ग्राम फेरस लगता है। उसी प्रकार अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो 1 से 1.5 ग्राम कॉपर एक पौधे को लगता है, आधा ग्राम करीब मैंगनीज लगता है और आधा ग्राम से भी कम जिंक लगता है। तो ये जो सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये बहुत कम मात्रा में लगते हैं। तो इस प्रकार इनका मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कई बार क्या होता है कि हम दे तो रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं, पोटाश दे रहे हैं, लेकिन हमने कितनी दी है, कब कितनी दी है, ये हमको नहीं पता रहता है। तो इसलिए जब भी आप एक चार्ट बना लीजिए, बेसल डोज जिस समय आप डालेंगे, और ये सभी फसलों के लिए लागू होता है, केवल अनार के लिए लागू होता है ऐसा नहीं, जितनी भी बागवानी फसलें सबके लिए यही नियम लागू होता है कि जिस समय आपने बेसल डोज डाला है उस समय आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जब जब जिस समय आप जो जो न्यूट्रिशन देते जाएंगे उस चार्ट में आप नोट कर लीजिए कि आपने 1 एकड़ में कितना दिया है और प्रति प्लांट उसका कितना हिस्सा गया है। मान लीजिए आपके 1 एकड़ में 350 पौधे हैं और अगर आपको मान लीजिए कि 600 ग्राम टोटल नाइट्रोजन प्रति पौधा देना है तो टोटल नाइट्रोजन कितना हो गया आपके पौधे में, उसका गुणा कर लीजिए, 350 गुणे और 600 ग्राम, तो टोटल नाइट्रोजन आ जाएगा। अब नाइट्रोजन के लिए आप क्या यूज करते हैं उसके हिसाब से उसका वजन निकाल लीजिए। अगर 46% वाला नाइट्रोजन है और अगर 300 किलो देना है तो लगभग आपको 650-650 किलो सामान डालना पड़ेगा। तो बराबर प्रॉपर उसका कैलकुलेशन कीजिए। हमारे जो किसान बंधु है जो बागवानी फसल कर रहे हैं वो इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं या बहुत कम ध्यान देते हैं कि मैंने पिछली बार जो डाला था वो कितना डाला था, प्रति पौधा कितना हो गया, कितना बचा हुआ है, कब कब देना है। ये अगर आप हिसाब अगर समय पे रखते हैं तो आप निश्चित जानिए आप कभी भी अच्छी फसल लेने में पिछड़ेंगे नहीं। और अगर फसल अच्छी आ रही है तो ध्यान रखिए स्वस्थ फसल आएगी, हेल्दी आएगी, चमकदार आएगी, अच्छी साइज मिलेगी। अब महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में 4 साइज जो चलती है, किंग साइज चलती है, क्वीन चलती है, प्रिंस चलती है। किंग साइज मतलब 750 ग्राम, क्वीन मतलब 600 ग्राम और प्रिंस मतलब 400 ग्राम। उसके नीचे फिर कुछ लिखते ही नहीं है। वहीं अगर हम राजस्थान जाएंगे तो वहां पर 150 ग्राम से शुरू करते हैं। अब आप समझिए कि 700 ग्राम के फल का 150 ग्राम के फल का भाव एक होगा क्या? नहीं ना। तो हमको कौन सी साइज पे जाना है? मेहनत हम उतनी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरी मेहनत को अगर हम डिसिप्लिन्ड वे में, मर्यादित वे रास्ते के हिसाब से या फिर हम उसको अनुशासित तरह से करेंगे
और सारे डोजेज अगर समय पर देंगे तो बहुत अच्छी फसल आएगी। पेस्ट मैनेजमेंट का जो हिस्सा है उसमें मैंने बार बार कहा है, या तो आप बीमारी पहले आने दीजिए, नुकसान कर लीजिए और बाद में आप इलाज कर लीजिए, या आप सिलपोट, निमोके और ग्रीनवेट का हर 15 दिन पे, अमावस्या से 2 दिन पहले और पूर्णिमा से 2 दिन पहले आप उसका इलाज करते रहिए और निश्चिंत होकर रहिए। 70-80% बीमारियां आपके यहाँ आएगी ही नहीं। लोगों को 100% भी रिजल्ट मिले हैं, मैं 80% की बात करता हूं, क्योंकि अलग अलग जगह की परिस्थितियां और अलग अलग जगह का जो मैनेजमेंट अलग अलग रहता है। अभी जैसे अभी का जो समय है फ्रूट मैच्योरिटी का है, फल लगे हुए हैं, फल तोड़ रहे हैं, अगले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में फल और टूटेंगे, 15 मार्च तक टूटेंगे। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था आज मीटिंग के पहले कि भाई जब फल बड़ा हो रहा है, पक रहा है, उसमें जब शुगर यानी शर्करा की मात्रा बढ़ती है तो उस समय फंगल इन्फेक्शन आता है, दाग आते हैं, तो क्या करें। मैंने पहले ही कहा सिलपोट, निमोक्योर अगर आप करते रहे तो ये फंगल इन्फेक्शन नहीं आएगा, ये दाग नहीं लगेंगे, फल सड़ेंगे नहीं, फल खराब नहीं होंगे। अब आप हर काम के लिए अलग दवाई डालना चाहते हैं, महीने में 4 बार डालना चाहते हैं। मैंने जो उपाय बताया महीने में 2 ही बार बताया है। तय आपको करना है कि 2 बार करना या जब जब बीमारी आए 3 बार, 4 बार, 5 बार इलाज करते रहना। आसान कौन सा है वो भी आप समझिए। महीने में 2 बार डेट लिख दीजिए, अमावस्या से 2 दिन पहले तारीख लिख दीजिए, पूर्णिमा से 2 दिन पहले चार्ट बना दीजिए, तारीख लिख दीजिए, ये 2 दिन स्प्रे करना है, मतलब करना है। हमारे बंगाल में जो लोग बैगन की खेती करते हैं ना, उनका ऐसा ही रहता है कि रोज अगर उसने तय किया है कि मैं आज बुधवार को सुबह ये स्प्रे करूंगा, तो घर में अगर कहते हैं कि अगर घर में हमारे यहाँ मौत हो जाती है ना तो पहले हम स्प्रे करते हैं, शमशान घाट बाद में जाते हैं। ऐसा डेडिकेशन चाहिए। तो अमावस्या, पूर्णिमा, इसका अगर ध्यान रखा तो ज्यादातर बीमारियों से आप बचे रहेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कहां से देना है, कौन से सोर्स से देना है, केमिकल देना है, ऑर्गेनिक देना है, इस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। इसका मैंने एक शेड्यूल बनाया है अभी। जिन जिन को शेड्यूल चाहिए वो यहाँ पर जो विजय जी का नंबर दिया गया उनको आप अपना बता दीजिए, उनको हम शेड्यूल बनाकर भेज देंगे। आप क्या कितनी एकड़ खेती है, कितने पौधे हैं, उस हिसाब से आप अपना कि मुझे शेड्यूल चाहिए, ऐसा एक SMS डाल दीजिए व्हाट्सएप पर, आपको वो शेड्यूल अगले 5-7 दिन में पहुंच जाएगा। उसका अगर आप फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से और अच्छी फसल लेंगे। जैसे मैंने बताया कि समय बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, बारिश कम ज्यादा हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, सर्दी आ रही है, टेम्परेचर चला गया, बिना सीजन के फसल लेनी है हमको। ऐसे में जो बायोटिक, एबायोटिक जो स्ट्रेस आ रहा है उसको बचाने के लिए जो हमने मैक गोल्ड नाम का जो और प्रोडक्ट बनाया है, जिसके अंदर सारे तरह के माइक्रोब्स और हमने डाले हैं, उसको आप जमीन में डालते रहिए। तो जो आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, इसका अपटेक भी अच्छा होता रहेगा और आपकी फसल भी अच्छी रहेगी। लगभग समय अपना और समाप्ति की ओर हो रहा है, 5 मिनट समय और बचा है। किसी का कोई प्रश्न होगा तो वो प्रश्न पूछेंगे, हाथ उठाकर पूछ सकते हैं, लिखकर वहां पर पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना अनम्यूट करके भी आप और सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये मैं पूछ रहा था, आपने जो बोरॉन का बताया सर, हाँ जी, उसको मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, वो थोड़ा दोबारा बताइए तो। बोरोन जो हम देते हैं जनरली क्या होता है, जब फल फटने लगते हैं उस समय हम बोरोन की हमको याद आती है, सही है ना। तो बोरोन जब बेसल डोज देते हैं उस समय भी बोरोन की आवश्यकता होती है पौधे को। उस समय अगर हमने बोरोन की मात्रा जमीन में डाली तो आपको फल जो बाद में फटते हैं, तड़कते हैं, वो नहीं होंगे या बहुत कम होंगे जिसको आप संभाल सकेंगे, क्योंकि बोरोन की बड़ी मात्रा पौधा फूल आने के पहले ग्रहण कर लेता है और अपने अंदर में समेट के रखता है, और जैसे ही फल बनने लगते हैं वो उसको देने लगता है। उस समय अगर बोरोन नहीं रहेगा और फल को अगर बोरोन नहीं दे पाएगा तो जैसे ही फल बड़े होने लगेंगे, 120 दिन के आसपास आएंगे, उस समय वो तड़कने लगेंगे।
तो बोरोन, जैसे मैंने बताया कि भाई टोटल जो बोरोन की मात्रा है 1 एकड़ को, वो बोरोन की मात्रा करीब 250 ग्राम बोरोन चाहिए। अब 250 ग्राम बोरोन मतलब क्या, अगर मान लीजिए 1 किलो बोरोन आप डाल रहे हैं 20% है तो कितना हो गया, 200 ग्राम हो गया ना। तो आपको 2.25 किलो 2.5 किलो बोरोन टोटल आपको चाहिए 1 एकड़ में। तो प्रति पौधे के हिसाब से आप लगा लीजिए हिसाब कितना होगा, ठीक है ना। तो ये बोरोन की मात्रा है। हाँ, और किसी का कोई सवाल? फिर से मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख से यानी 5 मार्च, जो आने वाली 5 मार्च से और 14 मार्च में राजस्थान में हूँ। 5 मार्च को बीकानेर से, और मेरा एक कार्यशाला जो इसके ऊपर अनार के ऊपर कार्यशाला लेनी है बहुत सारी, तो मैं आपको ज़रा शेड्यूल बता दूं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ है। 5 मार्च को बीकानेर में है, 6 को फलोदी में है, 7 को जोधपुर है, बलोत्रा में 8 तारीख को है, बूडीवाड़ा में 9 तारीख को है, बाड़मेर के अंदर में 10 और 11, बलोत्रा में 8, 9 2 दिन हूँ मैं, बूदीवाड़ा में 1 दिन हूँ और बाड़मेर में 1 दिन, ऐसे 12 तारीख तक का है। उसके बाद में सिरोही जो अपना स्थान है वहाँ पर, और 13 तारीख का सिरोही में, 13 और 14 का प्रोग्राम है। तो ऐसे ये 7-8 दिन का प्रोग्राम है। तो जो भी मित्र वहाँ पर उस समय अनार के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जो कार्यशाला होगी उसमें आना चाहते हैं, तो आपको समय समय पर इसकी जानकारी मिलती रहेगी। फिर भी जो 2 नंबर मैंने बताए थे आपको, 8390701007, और आनंद शर्मा जी का एक नंबर बताया था 9828432959, ये दोनों नंबर पे आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। और शेड्यूल जिनको जिनको चाहिए वो अपना एक मैसेज डाल देंगे कि हमें शेड्यूल चाहिए, तो आपको शेड्यूल मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कलर लाल जी, नहीं हो रहा है सर, कलर नहीं पकड़ रहा है। कलर नहीं पकड़ रहा है, तो इस समय आप सिलपोट का 1-2 स्प्रे कर दीजिए 10-10 दिन पे, 400 ml 200 लीटर पानी में डाल के 1 एकड़ में स्प्रे कीजिए सिलपोट की, तो आपको कुछ कलर में इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, मिलते हैं। आप सब जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। फिर सभी को एक बार धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।